आज का जो लेक्चर है ना, वो 3 हिस्सों पे डिवाइड होगा। सबसे पहला हिस्सा होगा कि हमारा लिस्टिंग को अंडरस्टैंड करना कि किस तरह की लिस्टिंग होती है, उनका मैनेज कैसे किया जाता है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टैब है हमारा। मैंने जब हम लोग सेलर सेंट्रल पे आए थे तो मैं बार बार दोहरा रहा था कि हमारा जो इन्वेंट्री प्लानिंग और मैनेज इन्वेंट्री वाला टैब है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसकी हम इंपॉर्टेंस को देखेंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ इन्वेंट्री टैब के अंदर जितने भी सब टैब्स हैं, जितने भी पोर्शंस हैं, इन सब को हम थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। सेकंड चीज क्या होगी हमारी? सेकंड चीज होगी हमारी चाइल्ड काउंट की सेस। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर हमें चाइल्ड काउंट की सेस किस तरह मिलती है, चाइल्ड काउंट क्रिएट किस तरह होता है। तो आज हम ए टू जी चाइल्ड काउंट की सेस किस तरह दी जाती है, आपका क्लाइंट आपको चाइल्ड काउंट की सेस किस तरह देगा, आपने अपने अपनी तरफ से उसको किस तरह सेस करना है, कैसे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और कैसे आप चाइल्ड काउंट के थ्रू आपको सेलर सेंट्रल की सेस मिलेगी, ये चीज़ स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम लोग फेसबुक के ऊपर चले जाएंगे। तो फेसबुक के ऊपर से मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग फेसबुक के ऊपर थोड़ा सा हम एक लेक्चर रखेंगे जिसके अंदर हम रियल टाइम प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट टैब है। एज अ वीए, एज अ मेन सेलर, आपका जो वास्ता होगा वो सबसे ज्यादा इन्हीं टैब से पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी टैब्स तो कोई ज्यादा यूज करने वाले नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट टैब हमारा होता है जो सबसे मेनली और सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं, वो होता है हमारा इन्वेंट्री का टैब। बाद में जाके हमारा एडवर्टाइजमेंट का टैब यूज होता है और दूसरे टैब यूज होते हैं, ठीक है जी। तो हम लोग अभी चलते हैं इन्वेंट्री के टैब के अंदर। अच्छा जी, इन्वेंट्री के टैब में सबसे पहला हमें जो टैब नजर आ रहा है वो है हमारा मैनेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मैनेज करना, अब आप लोग समझते हैं कि आप लोग एक स्टोर है आपका, ये कोई दुकान नहीं कह रहे। दुकान में तो वो होता है ना कि एक दुकान के अंदर एक ही प्रोडक्ट सेल हो रही है। आप लेट्स सपोज आपकी कपड़े की दुकान है, तो आपकी एक ही कपड़े की दुकान है। ये वो सिस्टम नहीं है, थोड़ा सा ये इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस है। इसके अंदर चेंजेस ये हैं कि आपका सेलर सेंट्रल आपका एक स्टोर है, आपका एक स्टोर है, और उस स्टोर के अंदर आपकी मल्टीपल शॉप्स हैं, आपकी मल्टीपल शॉप्स हैं। अब हर लिस्टिंग आपकी एक शॉप है, हर लिस्टिंग एक अलग शॉप है आपके लिए, ठीक है जी। और हर शॉप को आपने मैनेज करना है, ठीक है जी। अब फिजिकल में आ जाए, अगर हम लोग हमारे पास कोई 10-12 दुकानें हो तो उसको मैनेज करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन ऑनलाइन जो हम लोग वर्किंग करते हैं, ऑनलाइन जो हमारी शॉप्स हैं, उनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। हमें दिन में कोई 2 से 3 घंटे भी बहुत मुश्किल से लगाने पड़ते हैं, ठीक है जी। बहुत इजीली काम हो जाता है ऑनलाइन बैठ के, ठीक है। तो ये हमारी शॉप्स हैं। मैनेज इन्वेंट्री के अंदर हमें ए टू जी हमारी शॉप्स नजर आ रही हैं, ठीक है जी। अब इसमें हमें अभी हम लोग जहां पे बैठे हुए हैं वो ऑल इन्वेंट्री के अंदर बैठे हुए हैं। ऑल इन्वेंट्री का मतलब ये है कि एक्टिव एक्टिव शॉप्स, नॉन एक्टिव शॉप्स, ऐसी शॉप्स जिसके अंदर वर्किंग करने वाली है, ये सारी सारी अभी हमें यहाँ पे नजर आ रही है। तकरीबन 99 शॉप्स नजर आ रही है हमें यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल शॉप्स है टोटल, जो एक्टिव भी है, जो इनएक्टिव भी है, जो सुप्रेस्ड भी है, सारी, ठीक है जी, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, तो इसके आगे क्या है? इसके आगे है इनएक्टिव। इनएक्टिव क्या होता है? अब लिस्टिंग क्रिएट होगी हमारी, लिस्टिंग क्रिएट होगी हमारी। लिस्टिंग क्रिएट होने का मतलब जब हम लिस्टिंग को सेव करेंगे वो तो एक्टिव होगी ना, वो तो एक्टिव होगी इस तरह जैसे ये एक्टिव है। तो इनएक्टिव क्या मतलब? इनएक्टिव होने का मतलब ये है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो कुछ वक्त के लिए आपके बायर को नजर नहीं आएगी, कुछ वक्त के लिए, या जब तक आप उसको एक्टिव नहीं करते तब तक नजर नहीं आएगी। अब इनएक्टिव होने की या बायर को आपकी लिस्टिंग, आपकी दुकान नजर ना आने की दो वजूहात हैं, दो वजूहात हैं सिर्फ। एक वजूहत ये है कि आप उस लिस्टिंग को क्लोज कर दें, आप खुद उस लिस्टिंग को क्लोज कर दें, ठीक है। एक तो ये वजूहत है, ठीक है जी, कि आप खुद उस लिस्टिंग को क्लोज कर रहे हैं। सेकंड वजह ये है कि वो लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, जैसे ये है, वो लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। आउट ऑफ स्टॉक होने का मतलब ये है कि उसकी इन्वेंट्री खत्म होगी, मुक गई उसकी इन्वेंट्री। मेरी एक शॉप है, उसके अंदर मैंने गार्लिक प्रेस सेल करने हैं, मेरे पास 1000 पीसीज हैं गार्लिक प्रेस के, मेरे पास 1000 पीसीज हैं गार्लिक प्रेस के। अब 1000 के 1000 यूनिट बिक गए हैं, मैं नए यूनिट नहीं मंगवा रहा, नई इन्वेंट्री नहीं मंगवा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी दुकान खाली हो जाएगी और वो बंद रहेगी फिर। तो वही चीज यहाँ पे भी होती है।
जब आपके जो सारे यूनिट्स हैं वो खत्म हो जाएं, जिस तरह यहाँ पे 0 है, तो ये इनएक्टिव हो जाती है, इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। ठीक है जी, एक तो ये होगी इनएक्टिव। सेकंड सेकंड चीज क्या है जिससे हमें बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है, या एज अ वर्चुअल असिस्टेंट बहुत सारे लोग जब हमसे लिस्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो वो हमें कहते हैं कि हमारी लिस्टिंग सुप्रेस्ड है, हमारी लिस्टिंग सुप्रेस्ड है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपको सुप्रेस्ड का नजर आ रहा है। सुप्रेस्ड का मतलब ये है कि वो इनएक्टिव नहीं है, वो इनएक्टिव नहीं है, वो एक्टिव है, ठीक है, लेकिन उस लिस्टिंग के अंदर कोई एरर आ रहा है। अगर लिस्टिंग के अंदर कोई एरर आ जाए तो उसको हम कहेंगे कि वो लिस्टिंग सुप्रेस्ड हो गई है। ठीक है जी। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमें सुप्रेस के नजर आ जाएंगे, मल्टीपल लिस्टिंग्स हैं, इनमें से किसी को भी देखते हैं, अगर कोई सुप्रेस्ड हो तो उसके अंदर जाके देखते हैं वो क्यों सुप्रेस्ड है। वैसे ऊपर से ऑप्शन ही हम ले लेते हैं, सुप्रेस्ड वाले के ऑप्शन के अंदर हम आ जाते हैं, हम कहते हैं कि हमें वो वाली लिस्टिंग दिखाओ जो सुप्रेस्ड है भाई। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं सुप्रेस्ड वाली लिस्टिंग्स के अंदर। अच्छा जी, कोई लिस्टिंग सुप्रेस्ड ही नहीं है, चंगी गल। अच्छा, मैं अगर हम लोग इसी को देखें कि एक लिस्टिंग सुप्रेस्ड कब होती है, लेट्स सपोज कोई भी एक लिस्टिंग है, ठीक है, अब वो इनएक्टिव है और यहाँ पे अगर सुप्रेस्ड होगी ना, आपको यहाँ पे सुप्रेस्ड लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अगर आपको सुप्रेस्ड लिखा हुआ नजर आ जाए ना लिस्टिंग के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि उस लिस्टिंग के अंदर कोई इशू है, उस लिस्टिंग के अंदर कोई इशू है, वो एक्टिव है, उसका स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन उस लिस्टिंग के अंदर कोई इशू है। तो अगर हमें यहाँ पे कोई ऐसी लिस्टिंग नजर आ जाए जो कि सुप्रेस्ड हो तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। सर ये ब्लॉक्ड क्यों सी हैं? ब्लॉक्ड ब्लॉक्ड वो होती हैं जो आप क्रिएट तो कर लेते हो, लेकिन उसमें कोई इशू आ जाता है कि उसका कोई मेन सेलर हो उस लिस्टिंग का जो आपको कहे कि नहीं आप ये लिस्टिंग सेल नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो आपकी लिस्टिंग के ऊपर केस कर दे और वो फिर आपकी जो लिस्टिंग हो जाती है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो उसको ओके सर। ब्लॉक कर देता है अमेजोन जब आपकी लिस्ट। अच्छा ये देखें आ गई, ये एक लिस्टिंग सुप्रेस्ड है। सुप्रेस्ड कब होती है? अब देखिए ना, इसके तो यूनिट्स भी अवेलेबल हैं, 27 यूनिट इसके अवेलेबल हैं, लिस्टिंग एक्टिव भी है, लिस्टिंग नजर भी आ रही है हमें अमेजोन के ऊपर। लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करें, ये आपको बायर अकाउंट में ले जाएगा, ये देखें जी लिस्टिंग एक्टिव है। अगर इनएक्टिव होती तो यहाँ पे आपको इनएक्टिव नजर आ जाता, लिस्टिंग एक्टिव है, बिक रही है, फिर भी वहां पे सुप्रेस्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है। सुप्रेस्ड इसलिए लिखा हुआ नजर आ रहा है कि इस लिस्टिंग के अंदर कहीं ना कहीं कोई इशू है, कोई एरर आ रहा है। Amazon ने उस एरर को इंप्लीमेंट तो कर दिया है, Amazon ने आपकी लिस्टिंग तो शो करवा दी हुई है आपके बायर के अकाउंट में, लेकिन बैकएंड पे आपकी जहां पे शॉप है वहां पे कोई एरर है। आप उस एरर को दूर करो, तो उस एरर को हमने दूर करना है। हमारा इनएक्टिव को हम किस तरह एक्टिव में लेके आते हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। एक्टिव है तब तो कोई इशू ही नहीं है ना, एक्टिव है तो तब तो कोई इशू ही नहीं है। इनएक्टिव को कैसे एक्टिव में लेके आना है, इस चीज को हमने डिस्कस करना है कि अगर हमारी लिस्टिंग इनएक्टिव हो तो उसको एक्टिव किस तरह किया जा सकता है, और अगर सुप्रेस्ड हो तो सुप्रेस्ड को कैसे हम अपनी लिस्टिंग को एक्टिव कर सकते हैं। सुप्रेस्ड लिस्टिंग है, आपके पास एक क्लाइंट आया है, क्लाइंट कहता है कि सर सुप्रेस्ड लिस्टिंग, मेरी लिस्टिंग है वो सुप्रेस्ड है, तो बड़ाई मेहरबानी इसको ना एक्टिव करें। अब बायर कैन बाय प्रोडक्ट फॉर सुप्रेस्ड लिस्टिंग, मैं इसका आंसर करता हूँ। ठीक है, तो सुप्रेस्ड को कैसे एक्टिव में चेंज करना है, इसकी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एडिट का ऑप्शन, एडिट के ऊपर क्लिक करें आप। जब आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो Amazon का सेलर सेंट्रल आपको लिस्टिंग के अंदर ले जाएगा। ठीक है जी, अब लिस्टिंग के अंदर आए हैं हम लोग और ये चीज शो करा रहा है कि यहाँ पे वाइटल इन्फो के अंदर कोई इशू है, आपका आपकी प्रोडक्ट का जो वाइटल इन्फो है ना इसके अंदर कोई इशू आ रहा है। अच्छा जी, इशू कहाँ पे आ रहा है? टाइटल के अंदर, इशू टाइटल के अंदर आ रहा है। अब टाइटल के अंदर क्या है, ये टाइटल डाला हुआ है टेक्नो कारपेट स्टेन रिमूवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये टाइटल डाला हुआ है। नीचे एरर क्या शो करा रहा है? डुप्लीकेट आइटम, प्लीज कॉन्टेक्ट सेलर सपोर्ट इफ यू बिलीव दिस लिस्टिंग इज नॉट डुप्लीकेट ऑफ एन एग्जिस्टिंग लिस्टिंग। क्या कहा है इसने, क्या कहा है अभी इसने, उस चीज को समझते हैं। कहता है
कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये कारपेट एक, ये कोई और भी बिल्कुल यही लिस्टिंग इन्हीं इमेजेस के साथ कोई और भी सेल कर रहा है। ठीक है जी, आपकी लिस्टिंग मैच कर रही है उस लिस्टिंग के साथ, आपकी लिस्टिंग मैच कर रही है उस लिस्टिंग के साथ, इसलिए इसने कहा है डुप्लीकेट आइटम। आप एक डुप्लीकेट आइटम सेल कर रहे हैं, रेप्लिका सेल कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो इस वजह से इसने हमें यहाँ पे डुप्लीकेट आइटम शो करवा के एरर शो कराया हुआ है। ठीक है जी, इसलिए इसने यहाँ पे हमें एरर शो कराया हुआ है। अब इस एरर को रिमूव कैसे करना है भाई, अब ये भी तो बताए ना सर, इसको रिमूव कैसे करना है। प्रोडक्ट तो हमने यही सेल करनी है, प्रोडक्ट तो हमने यही सेल करनी है, लेकिन अब इस एरर को कैसे रिमूव करें। इस एरर को रिमूव हमने ऐसे करना है कि ये जो हमारा टाइटल है, इसके अंदर हम अपना ब्रांड नेम ऐड कर देंगे, टेक्नोस्पार्को। ठीक है जी, ब्रांड नेम ऐड कर दिया, और ये कारपेट स्टेन रिमूवर वाला जो कीवर्ड है ना, इसको हम यहां से हटा देंगे और ये आगे आगे कहीं ले जाएंगे, क्योंकि मेन में आ रहा है, टाइटल में आ रहा है, फुल शो हो रहा है, तो इस वजह से उसने डुप्लीकेट कहा हुआ है। तो आपने अपना क्या डाला, आपने अपना ब्रांड नेम डाल दिया, ताकि Amazon को पता लगे कि भाई ये मैं अपने ब्रांड के अंदर सेल कर रहा हूँ, किसी और ब्रांड नेम के अंदर सेल नहीं कर रहा। ठीक है, ये रेप्लिका नहीं है, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है और ये किसी से मैच नहीं कर रहा। ब्रांड नेम डाल दिया, ये वाला जो कीवर्ड है कारपेट स्टेन रिमूवर, इसको मैंने यहां से हटा के आगे ले जाऊंगा, और जब मैं ये चीज करूंगा, मेरा जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। और जब मेरा एरर रिमूव हो जाएगा तो सिंपल मैं नीचे आऊंगा और इसको सेव कर दूंगा, सेव एंड फिनिश, डन किया। ठीक है जी, अब मेरा जो एरर है वो रिमूव हो गया है, और अब से तकरीबन 2-3 घंटे बाद, अब से तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद Amazon मेरी उस सप्रेस्ड लिस्टिंग को कन्वर्ट कर देगा एक्टिव लिस्टिंग के अंदर। ठीक है, अब से तकरीबन 2-3 घंटे बाद अब Amazon मेरी उस सप्रेस लिस्टिंग को कन्वर्ट कर देगा एक्टिव लिस्टिंग के अंदर। अभी सप्रेस्ड ही नजर आएगी, क्योंकि Amazon का जो सर्वर होता है वो कुछ कंट्रीज के लिए बहुत स्पीड होता है। यूएसए में जो Amazon का सर्वर है, ये जो सर्वर ही होता है बेसिकली, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो आज आप लिस्टिंग को कन्वर्ट करें, अभी आप लिस्टिंग के ऊपर कोई चेंजेस करें, अगले 15 मिनट के अंदर आपको वो लिस्टिंग एक्टिव नजर आ जाती है। ठीक है जी, अगर वो सुप्रेस्ड हो। ठीक है, लेकिन ये जो यूके का सर्वर होता है, या जो हम कह लें यूएई, सऊदी, ऑस्ट्रेलिया के जो सर्वर है, ये थोड़े वीक होते हैं। ठीक है, तो इनमें अगर आप चेंजेस करते हैं ना अपनी लिस्टिंग के अंदर, तो वो तकरीबन 2 आवर्स के अंदर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वो 48 आवर्स लगा देते हैं, क्योंकि सर्वर थोड़े से लो होते हैं। अच्छा जी, ये तो कहानी हमें पता लग गई एक सुप्रेस लिस्टिंग की। नीचे हमें एक और चीज नजर आ रही है, ये देखें जी, इनएक्टिव की दो दो एग्जाम में मैंने आपको बताई थी कि लिस्टिंग इनएक्टिव किस तरह होती है और कब होती है। एक तो मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए ना, जब जब लिस्टिंग की जो जितने भी यूनिट्स हैं सारे सेल हो जाएं, तब वो हो जाती है हमारी इनएक्टिव, आउट ऑफ स्टॉक। दूसरी एग्जाम कौन सी है, दूसरी एग्जाम्पल है हमारी इनएक्टिव की, कि वो क्लोज कर दीजिए, आप खुद खुद उस लिस्टिंग को यहां से बैठ के क्लोज करें, खुद उस लिस्टिंग को यहां से बैठ के क्लोज करें। ठीक है जी, अब लिस्टिंग को क्लोज कैसे किया था, जैसे मेरी एक लिस्टिंग है एक्टिव, ये वाली लिस्टिंग है, मैंने एडिट के ऊपर आगे जो ऑप्शन है उसको क्लिक किया। ठीक है जी, और यहां पे मेरा ये ऑप्शन नजर आ रहा है क्लोज लिस्टिंग का, थर्ड लास्ट ऑप्शन है। लिस्टिंग का क्लोज कब किया जाता है बेसिकली, अब इस चीज को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें डीपली अंदर जाकर, कि लिस्टिंग को क्लोज कब और क्यों किया जाता है। बहुत सारी वजूहात होती हैं लिस्टिंग को क्लोज करने की। सबसे पहली वजूहत ये होती है कि अगर आपकी लिस्टिंग का जो स्टॉक है, अगर आपके लिस्टिंग का जो स्टॉक है वो खत्म होने वाला हो और नया स्टॉक आने में टाइम लगना हो, तो नया स्टॉक आने में आपके अभी हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 1 महीना लग जाना है अभी, तो आप कहते हो कि अगर मैं अपनी लिस्टिंग को क्लोज ना करूं, मेरा जो इन्वेंट्री है वो सिर्फ 5 यूनिट रह गई है, और अगर ये भी बिक गई तो मेरा जो क्या नाम है लिस्टिंग है वो आउट ऑफ स्टॉक चली जाएगी। जब लिख लें ये बात लिख लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक जाए, अगर लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक जाए तो उसकी रैंकिंग जल्दी डिक्रीज होती है। लिस्टिंग अगर आउट ऑफ स्टॉक जाए तो उसकी रैंकिंग जल्दी डिक्रीज होती है। तो आउट ऑफ स्टॉक जाने से बचने के लिए
सेलर्स क्या करते हैं, वो खुद ही अपनी लिस्टिंग को क्लोज कर देते हैं, खुद ही अपनी लिस्टिंग को क्लोज कर देते हैं। और जब नए यूनिट उसके ऊपर आने लगते हैं, जब नए यूनिट की इन्वेंट्री Amazon के वेयर हाउस में जाने लगती है, तो वो खुद फिर उस टाइम इधर आते हैं, अपनी लिस्टिंग को रीलिस्ट करते हैं। जिस तरह यहाँ पे आपको रीलिस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, ये देखिए जिस तरह ये क्लोज की हुई है और ये रीलिस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, रीलिस्ट करते हैं, स्टॉक वापस जाता है इन्वेंट्री के वेयर हाउस में, यहाँ पे स्टॉक शो होता है और आपकी लिस्टिंग वापस लाइव हो जाती है और उसका रैंक ज्यादा नहीं गिरता, गिरता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि गिरता नहीं है, गिरता है लेकिन ज्यादा नहीं गिरता। ज्यादा रैंक कब गिरता है, अगर आप लिस्टिंग को क्लोज ना करो और वो आउट ऑफ स्टॉक चली जाए और आप उसके लिए कुछ भी ना करें, ठीक है, तो तब हमारा जो रैंक है वो ज्यादा गिरेगा। तो उस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, उस चीज से बचने के लिए खुद ही लिस्टिंग को क्लोज किया जाता है। तो ये इनएक्टिव तब नजर आता है जब आप लिस्टिंग को क्लोज करते हैं। इसके जीरो इन्वेंट्री है, इसको क्लोज किया हुआ है, जब इसकी इन्वेंट्री आ जाएगी तो हम Amazon के वेयर हाउस में इन्वेंट्री पहुंचाने से पहले इसको रीलिस्ट कर देंगे। अच्छा जी, अब एक तो ये हो गया इनएक्टिव की जो दो एग्जांपल्स हैं, दो टाइप्स हैं, उसको तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। एक होती है कि आउट ऑफ स्टॉक चली जाए, जब आउट ऑफ स्टॉक चली जाए तो इसका मतलब है कि वो आपको इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक नजर आएगी। तो जब खुद ब खुद हमारी इन्वेंट्री जब हम लोग भिजवा देंगे Amazon के वेयर हाउस में, तो ये खुद ही एक्टिव हो जाएगी, खुद ब खुद ही एक्टिव हो जाएगी, हमें करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम उसे खुद क्लोज करें, तो क्लोज करने में हमारा ये हमने चीज ध्यान में रखनी होती है कि हम इन्वेंट्री, जब हमारी इन्वेंट्री Amazon के वेयर हाउस में जाने लगे, उससे पहले उस लिस्ट को यहाँ से रीलिस्ट जरूर करें, क्योंकि अगर रिलीज नहीं करेंगे तो वो तो इनएक्टिव ही रहेगी या क्लोज ही रहेगी, फिर हम सोचेंगे कि वो चल ही रही है, ठीक है। तो आपने खुद उसको पहले रीलिस्ट करना है। रीलिस्ट करने के बाद लेट्स सपोज 5 घंटे में आपकी इन्वेंट्री Amazon के वेयर हाउस में जाके एक्टिव होने वाली है, तो 5 घंटे पहले आपने उसको रिलिस्ट किया, 5 घंटे बाद आपकी इन्वेंट्री वहां पे गई, 6वें घंटे में वो एक्टिव होगी, आपको यहाँ पे एक्टिव शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को लिख के रख ले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, दो दो से तीन एग्जांपल होगी, एक होगी सुप्रेस्ड की, एक होगी इनएक्टिव क्लोज की, और एक होगी इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक की, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। अच्छा जी, अब एक चीज ध्यान में रखें, एक चीज ध्यान में रखें, वो लिस्टिंग जो FBM के अंडर होगी, वो लिस्टिंग जो FBM के अंडर होगी, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट के अंडर होगी, उसमें आप यहाँ पे खुद अवेलेबल स्टॉक बताते हैं, आप खुद यहाँ पे बताते हैं Amazon को मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है। जिस तरह यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे खुद रखने की, यहाँ पे मैं 48 या 49 कर दूं, इसको सेव कर दूं, तो Amazon को पता लग जाएगा कि इस बंदे के पास 48 यूनिट्स हैं। अब ये इनएक्टिव है और ये FBM है, यहां से मैं बता दूं कि मेरे पास 10 यूनिट है और इसको सेव कर दूं, और इसको सेव कर दूं, तो अगले 10 मिनट में ये लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी, अगले 10 मिनट में ये लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये नहीं कर, ये अब ये होता है FBM के अंडर, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट के अंदर। FBA के अंडर क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय Amazon के अंडर क्या होता है। FBA के अंडर ये होता है बेसिकली कि आपकी जो लिस्टिंग होती है ना, उसमें यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता कि यहाँ पे आप खुद बता सको कि आपके पास कितना स्टॉक है। FBA के अंडर यहाँ पे इस तरह की ये चीज लगी होती है कि Amazon आपको बताता है कि आपका स्टॉक कितना अवेलेबल है Amazon के वेयर हाउस में, कितना स्टॉक आपका अवेलेबल है Amazon के वेयर हाउस में, ठीक है। बेसिकली ये अकाउंट FBM का है, तो यहाँ पे हमारे पास FBA की लिस्टिंग कोई एक्टिव नहीं है, सारी FBM की लिस्टिंग है। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल देख लें, अब ये देखें, ये तकरीबन 4 से 5 लिस्टिंग है, आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। अब ये जो लिस्टिंग है ना, ये बेसिकली FBA की है, फुलफिलमेंट बाय Amazon। यहाँ पे आपको फुलफिलमेंट चैनल की ऑप्शन नजर आ रही है, आप ऑल भी सिलेक्ट कर सकते हो, FBA भी सिलेक्ट कर सकते हो और FBM भी सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा जी, FBA की लिस्टिंग है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं एंटर नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं एंटर नहीं कर सकता, यहाँ पे खुद Amazon अपडेट करेगा, इस लिस्टिंग की जो स्टॉक है वो खुद Amazon अपडेट करेगा। अब लेट्स सपोज मैं 100 यूनिट इस लिस्टिंग के Amazon के वेयर हाउस में भिजवाता हूं, तो जब मेरे वो 100 यूनिट Amazon के वेयर हाउस में पहुंच जाएंगे, तो Amazon यहाँ पे 0 की जगह क्या कर देगा, Amazon यहाँ पे
0 की जगह 100 कर देगा, ठीक है। और जब एक सेल आएगी मेरी तो ये 99 रह जाएंगे, 2 आएंगी तो 98 रह जाएंगे, 50 आएगी तो ये 50 रह जाएंगे। तो ये पता चलता जाएगा कि मेरे कितने यूनिट बिक गए हैं, कितने यूनिट रह गए हैं अमेजोन के वेयर हाउस में, और कितने मैंने नए यूनिट भिजवाने हैं। ठीक है जी। एफबीए में ये होता है। एफबीएम में फिर आप खुद बताते हो अमेजोन को, एफबीएम वाली लिस्टिंग्स में आप खुद बताते हो अमेजोन को, क्योंकि मर्चेंट फुलफिल्ड होता है ना, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मर्चेंट फुलफिल्ड होता है, आपने फुलफिल करना है। तो आपने अमेजोन को बताना है, अमेजोन ने आपकी जो शॉप है उधर तो नहीं ना आना है कि ये देखने के लिए कि इस बंदे के पास कितने यूनिट अवेलेबल है, नहीं, आपने बताना है बस अमेजोन को कितने यूनिट अवेलेबल है। अमेजोन का जो काम है वो सिर्फ आपके उधर से रिलेटेड है, जो आपकी लिस्टिंग अमेजोन के ऊपर शो और ये बस उधर से रिलेटेड है। अमेजोन का कोई लेना देना नहीं कि आप बायर को कौन सी इन्वेंट्री भिजवा रहे हैं, कौन सी यूनिट भिजवा रहे हैं। वो कहता है बस ऑर्डर फुलफिल होना चाहिए, मेरी रेफरल फीस पे करो, आप एफबीएम करो, चाहे जो मर्जी करो। ठीक है। तो इसी वजह से ट्रायंगुलर रिव्यूज भी जन्म लिए थे, इसी वजह से ट्रायंगुलर रिव्यूज का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आया था, क्योंकि एफबीएम के अंडर ये अमेजोन ज्यादा कोई देखभाल नहीं रखता है। वो इसी वजह से ना एफबीएम के जो सेलर होते हैं उनको प्राइम बायर नहीं मिलते हैं, क्योंकि अमेजोन कौन सा देख रहा होता है सेलर्स को, हजारों सेलर्स हैं, लाखों सेलर्स हैं एफबीएम के अंडर, अमेजोन किस किस को देखेगा। इसी वजह से अमेजोन की क्या पॉलिसी है भाई, अगर आप एफबीएम कर रहे हैं ना आपने, तो प्राइम के बायर्स को भूल जाओ, हर उस बायर को भूल जाओ जिसके पास प्राइम का अकाउंट है। ठीक है जी, जो प्राइम का बायर है उसको भूल जाओ, वो नहीं आपको मिलने वाला, वो आपकी लिस्टिंग ही नहीं देख सकता। दूर परचेज तो करना बहुत दूर की बात, मतलब ये तो हो जाए ना कम से कम के परचेज कर ले। और अगर कोई प्राइम का बायर एफबीएम की लिस्टिंग परचेज करे तो अमेजोन उसमें निगहबान हो, अमेजोन उसको देखे, नहीं, अमेजोन रिस्क नहीं लेता इस चीज का। अमेजोन कहता है कि नहीं भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता, एफबीएम के जो सेलर्स हैं उनको मैं अपने प्राइम के बायर्स नहीं दे सकता। और आज आज हम सबको पता है, हम सबको पता है कि अमेजोन के 60% बायर्स प्राइम बायर्स हैं। तो अगर कोई बंदा, अब ये लोग हैं, अब ये लेट्स वो इन्होंने एफबीएम किया हुआ है, तो इन्होंने ऑलरेडी अपने हाथों से अपने 60% बायर्स गवाए हुए हैं। ठीक है जी, जो एफबी जो प्राइम के बायर्स हैं। ठीक है जी। तो ये चीज भी हमने जहन में रखनी है। अब एफबीएम के अंदर हम अमेजोन को बताते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। आपने खुद देखा जो एफबीए की लिस्टिंग थी उसके अंदर ये चीज नहीं थी, एफबीएम की लिस्टिंग के अंदर ये चीज है। ठीक है जी। तो ये भी एक वाहिद डिफरेंस है एफबीएम के अंदर और एफबीए के अंदर। अब आते हैं आगे। ठीक है जी। तो सुप्रेस्ड लिस्टिंग को एक्टिव कैसे करना है, क्लोज लिस्टिंग को एक्टिव कैसे करना है, और इनएक्टिव लिस्टिंग को एक्टिव कैसे करना है जो कि क्लोज की गई हो खुद ही, और इनएक्टिव लिस्टिंग जो आउट ऑफ स्टॉक हो उसको एक्टिव कैसे करना है। उसमें सिर्फ आपका ये होता है कि आप यहाँ से यूनिट भिजवा देते हो और जब वो यूनिट अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचे तो वो एक्टिव हो जाती है। लेकिन अगर एफबीएम की है तो आपने खुद यहाँ पे बताना होता है कि मेरे पास इतने यूनिट अवेलेबल हैं। जब आप इसको सेव करते हो तो ये खुद 10 मिनट बाद एक्टिव हो जाती है। ठीक है जी। तो ये मेन डिफरेंस है एफबीएम और एफबीए के अंदर, और एफबीएम में किस तरह इनएक्टिव को कन्वर्ट करते हैं एक्टिव में, और एफबीए के अंदर किस तरह कन्वर्ट करते हैं इनएक्टिव को एक्टिव में इन द केस ऑफ आउट ऑफ स्टॉक। इस चीज को जहन में रखना है, इस चीज को मेरे ख्याल लिख लें, आप लोग लिख लेंगे तो आगे चल के ये जहन में रहेंगी, याद रहेंगी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। सर ये बिजनेस प्राइस और माइग्रेट टेम्पलेट जो है ये क्या है? माइग्रेटेड टेम्पलेट का मतलब होता है एफबीए। आप अगर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करना चाहते हो और आप चाहते हो कि अमेजोन आपकी इन्वेंट्री कोरियर के थ्रू शिप करे, तो उसको हम माइग्रेटेड टेम्पलेट कह देते हैं, और वो एज अ डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, उसके अंदर चेंजेस नहीं होती। ठीक है। माइग्रेटेड टेम्पलेट का मतलब ये नहीं होता एफबीएम नहीं होता, उसका मतलब होता है एफबीए। ठीक है। और माइग्रेटेड टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि आपका बायर पहले ऑर्डर प्लेस करता है, फिर उसकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस से जाती है जिसके अंदर एफबीए और एफबीएम की फीसिस इंक्लूड होती हैं। ये सारा टेम्पलेट हमारा माइग्रेटेड टेम्पलेट का है। अच्छा जी। चैट में कोई कुछ पूछ रहे हैं, व्हाट आर प्राइम बायर्स। अच्छा जी, हाँ, अलियान मलिक जी, अलियान, प्राइम बायर्स बेसिकली आप कह लें कि इंपॉर्टेंट वो बायर्स जिन्होंने अपने आप को एज अ प्राइम, प्राइम होते हैं ना इंपॉर्टेंस, वो बायर जिनको अमेजोन इंपॉर्टेंस देता है। एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट, दूसरा होता है इंडिविजुअल अकाउंट। आप अगर प्रोफेशनल अकाउंट खोलो तो आप ऑब्वियसली उस वहां के प्राइम बायर होगे। ठीक है।
जिन लोगों के पास प्रोफेशनल बाइंग अकाउंट होता है, जो प्रोफेशनल बायर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास प्रोफेशनल अकाउंट होता है, वो बेसिकली प्राइम के बायर्स होते हैं। और जिनके पास आम सा इंडिविजुअल अकाउंट होता है वो प्राइम बायर्स नहीं होते हैं। ये इसी तरह है कि अगर आप एक पाकिस्तान के शहरी हो और आप अपने आप को लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ अटैच कर लेते हो और आप लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बन जाते हो, तो आप पाकिस्तान के सीनियर सिटीजन बन जाते हो, ठीक है। और जो लोग नहीं करते हैं वो उस लिहाज से सीनियर सिटीजन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है प्राइम के बायर्स के ऊपर और इंडिविजुअल बायर्स के ऊपर। रीलिस्टिंग क्या है? रीलिस्टिंग का मतलब अच्छा जी, रीलिस्टिंग का मतलब ये है कि आप अगर अपनी लिस्टिंग को क्लोज कर दें, जिसका मैंने आपको बताया कि आप अगर अपनी लिस्टिंग को क्लोज कर दें, यहां से आप अपनी लिस्टिंग को क्लोज कर दें और अब आप चाहते हैं कि आप अपनी लिस्टिंग को दोबारा से एक्टिव करें, तो आप उसको यहां से जाके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा रीलिस्ट का, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया था। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, नीचे कहीं था वो। तो अगर आप अब चाहते हैं कि अब आपकी वो लिस्टिंग दोबारा से एक्टिव हो जाए क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री आ गई है, तो अब आपको उसको क्लोज करने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो अब उसको वापस एक्टिव करने के लिए आपको सबसे पहले उसको रीलिस्ट करना पड़ेगा। तो आप उस क्लोज लिस्टिंग को यहाँ पे जाके रीलिस्ट का बटन क्लिक करेंगे, वो दोबारा से रीलिस्ट हो जाएगी और उसकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में आएगी, तो वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है जी। रिलीज करने का मतलब ये होता है। अच्छा, बिजनेस फीस, नीचे मैं फर्स्ट पहले पेज पे आता हूँ तो इजीली समझ आएगा। बिजनेस प्राइस और आपकी नॉर्मल प्राइस, इसमें क्या डिफरेंस है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा जी, अब आप लोगों में से किसी ने पूछा था सर, एक ना हमने अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग देखी, उसने क्या किया था, उसने ना ये किया था कि अपनी प्राइस जो लिस्टिंग थी ना, उसकी जो एक्चुअल प्राइस थी उसके ऊपर क्रॉस मारा हुआ था, वो एक लाइन बची हुई थी, और जो उसकी दूसरी प्राइस नजर आ रही थी उसकी। वो 2 से 3 तरीके होते हैं ये ना अट्रैक्ट करने के लिए बायर्स को, वो चीज करने के लिए। मैं उसका भी दिखा देता हूँ आपको। मैं एक तो ये चेंज कर लूँ सबसे पहले, अप्लाई। अच्छा जी, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, लॉन्ड्री बैग ही ले लेते हैं। अच्छा जी, अगर यहाँ पे हमें, हाँ ये देखें, ये सबसे पहला नजर आ गया। अब ये देखें, ये बंदा है, ये बंदा है, इसने क्या किया हुआ है, इसने 8.99 जो इसकी प्राइस है ना उसको क्रॉस करके 7.99 की बेच रहा है। इसने क्या किया, एक तो ये इस तरह हो सकता है कि आप अपनी यहाँ पे प्राइस रखें 8.99 और यहाँ पे मैं रख दूं 7.99। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि मेरी ये वाली जो प्राइस है ना 15.99, इसके ऊपर अमेजोन क्रॉस कर देगा, बिल्कुल इसी तरह का क्रॉस आ जाएगा। और यहाँ पे जो मैं प्राइस रखूंगा ना, यहाँ पे जो प्राइस रखूंगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी इस तरह। तो बिजनेस प्राइस वो होती है जिसके ऊपर आप सेल करना चाहते हो। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो यहाँ पे आप डिस्काउंट देना चाहते हो और आप चाहते हो कि मेरे बायर मेरे से अट्रैक्ट हो कि भाई ये देखो इसने ये प्राइस कम करके ये प्राइस रखी है, तो आप इस प्राइस को यहाँ पे रखेंगे एक्चुअल प्राइस के ऊपर, पोस्टेज जिसके ऊपर पोस्टेज फीस लग रही है। पोस्टेज क्या होती है? शिपिंग। अब यहाँ पे ये जो प्राइस आपने रखी है ना, इसकी जो शिपिंग है वो बायर पे करता है। लेकिन अगर जब आप बिजनेस प्राइस पे जाते हो ना, तो उसमें एक तो बायर को कमी होती है, बायर को पोस्टेज फीस जो शिपिंग फीस होती है उसके अंदर भी कमी आती है, ठीक है। और ये वाला फैक्टर आ जाता है फिर उसके अंदर, यहाँ पे क्रॉस बच जाता है और ये वाली प्राइस आ जाती है और ये चीज अट्रैक्ट करती है बायर को। तो अगर आप ये काम करना चाहते हो तो आप यहाँ से ये चीज यूज कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट के ऊपर। अगर तो आपके पास प्रॉफिट है 30-35% तक का प्रॉफिट है, तब आप ये काम करें। अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है ये काम करने की, ठीक है। क्योंकि जो कट के आपको नजर आती है, जो जिसके ऊपर आपने सेलिंग करनी है, और ये वाली प्राइस वो प्राइस है जिसके ऊपर आप डिस्काउंट दे रहे हैं। आप कहते हैं कि मेरी प्रोडक्ट $10 की है, मैं इसके ऊपर 30% डिस्काउंट देना चाहता हूं, तो यहाँ पे आपने 10 रखना है और यहाँ पे आपने 7 रखनी है। तो 10 के ऊपर क्रॉस बजेगा और 7 वाली प्राइस आपकी वहां पे लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर 30% डिस्काउंट दिया है। और जब आप अपने बायर को डिस्काउंट देते हैं तो अमेजोन की ये पॉलिसी है
कि Amazon भी अपनी रेफरल फीस और फुलफिलमेंट फीस के ऊपर कमी कर देता है। लेकिन बैकएंड पे क्या होता है, बैकएंड पे ये होता है कि जब आप प्रोडक्ट की प्राइस को बहुत ज्यादा कम करते हैं या उसके ऊपर डिस्काउंट देते हैं, जिस तरह ये यहाँ पे आप देंगे, तो उसमें ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट की जो सेल्स की और जो रिव्यूज की वेटेज होती है ना, वो भी कम हो जाती है। 30% डिस्काउंट तो 30% कम हो जाती है। तो इस चीज को हमने बहुत ज्यादा देख के करना है। सर वैसे वो टॉप पर आई है डिस्काउंट से, ये टॉप पर नहीं आई हुई शेरून साहब, ये ना इसने एडवर्टाइजमेंट लाई हुई है, ये स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड है। ठीक है जी, तो इस चीज को जहन में रख के करना है हमने। इस चीज को बगैर कोई समझे या बगैर किसी से अप्रूवल लिए, बगैर क्लाइंट को बताए कि हमारी जो वेटेज है उसमें कमी आ जाएगी, आपने ये स्टेप नहीं उठाना। क्योंकि देखिए मैंने भी नहीं उठाया हुआ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं स्टेप करूंगा तो मेरे लिए ही नुकसान है। जहां मुझे ऑर्डर आ रहे हैं, मैं मुझे किसने कहा है कि मैं अपनी प्रोडक्ट की जो वेलोसिटी है, सेल वेलोसिटी है और उसकी जो रिव्यूज वेलोसिटी है, उसकी रेटिंग के अंदर कमी लेके आऊं। ठीक है, तो मैं ये काम नहीं करता है, मैंने आज तक नहीं किया है। लेकिन अगर आप लोग फिजिबल है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट के पास बजट नहीं है और हमारी प्रोडक्ट की प्राइस 12 है और हम 10 करके बेचना चाह रहे हैं या 7 करके बेचना चाह रहे हैं, तब आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं उसके ऊपर बता रहा हूँ, वार्निंग कर रहा हूँ कि रैंकिंग फिर आपके ऊपर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, उसमें फिर आपकी जो प्रोडक्ट की वेटेज है उसको कम मिलेगी सेल्स की। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखना। सर लोएस्ट प्राइस क्या है? लोएस्ट प्राइस, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन उमर जवेद ने पूछा। आप देखिए ना, ये मैं तो बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कौन लोग पूछ रहे हैं? जो टेंटिव यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो लोग टेंटिव ही नहीं बैठे हुए वो किस तरह ये क्वेश्चन पूछेंगे? यहाँ पे आपको टैग नजर आ रहा है, ये देखें, ये प्राइस नजर आ रही है आपको, लोएस्ट प्राइस। एक आपको प्राइस नजर आ रही है, एक बिजनेस प्राइस नजर आ रही है, और एक आपको नजर आ रही है लोएस्ट प्राइस। लोएस्ट प्राइस का मतलब ये है कि अगर आप एक नीश में वर्किंग कर रहे हैं तो उस नीश से रिलेटेड Amazon ने हर नीश से रिलेटेड एक टारगेट सिलेक्ट किया हुआ है। एक टारगेट सिलेक्ट किया हुआ है जो उस नीश की मिनिमम प्राइस को बताता है हमें, कि अगर आप इस नीश में वर्किंग कर रहे हैं तो इसकी मिनिमम प्राइस ये होगी, अगर आप इस नीश में वर्किंग कर रहे हैं तो इसकी मिनिमम प्राइस ये है। तो यहाँ पे बेसिकली Amazon ने हमें हर लिस्टिंग के आगे हर नीश से रिलेटेड उसकी मिनिमम प्राइस बताई हुई है, लोएस्ट प्राइस। अब ये किस में हम लोग यूज करते हैं? लोएस्ट प्राइस का यूज हम लोग कब यूज करते हैं? लोएस्ट प्राइस का हम लोग यूज मोस्टली होलसेल के अंदर करते हैं। जब हम लोग होलसेलिंग कर रहे होते हैं, जब हम लोग होलसेलिंग कर रहे होते हैं, जब हम लोग किसी की लिस्टिंग के ऊपर अटैच होते हैं। मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमारे पास एक लिस्टिंग है, उसके ऊपर 9 लोगों ने मीटू किया हुआ है, 9 लोग इस लिस्टिंग के ऊपर बैठे हुए हैं, 9 सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इन सेलर्स के बीच में कंपटीशन है आपस में। ठीक है, अब क्योंकि हमें अमेजोन की पॉलिसी का भी पता है। अमेजोन कहता है कि भाई जितनी कम प्राइस उतनी ज्यादा सेल्स, जितनी कम प्राइस उतनी ज्यादा सेल्स। अब क्योंकि इस अकाउंट में हमने लोगों की प्रोडक्ट के ऊपर मीटू भी किया हुआ है। ठीक है, ये एक मीटू वाली प्रोडक्ट है, ये इस ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं है, ये एक होलसेल वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्योंकि हमने मीटू किया हुआ है, और जब हम किसी के ऊपर मीटू करते हैं और सेल लेने के लिए, ताकि हमें सेल आए, हम लोग उसकी लोएस्ट प्राइस मैच करते हैं। मतलब हम हमारी प्रोडक्ट की प्राइस लोएस्ट कर देते हैं ताकि हमें सेल आए। क्योंकि Amazon की पॉलिसी है, उस बंदे के पास सबसे ज्यादा बाय बॉक्स होगा, बाय बॉक्स बताया था ना आपको क्या होता है, उस बंदे के पास सबसे ज्यादा बाय बॉक्स होगा जिसकी प्राइस सबसे ज्यादा कम होगी। तो बाय बॉक्स को लेने के लिए, बाय बॉक्स को हंट करने के लिए हम लोग मिनिमम प्राइस को टारगेट करते हैं, जिसको कहा जाता है लोएस्ट प्राइस। और जिस लिस्टिंग के ऊपर आपने लोएस्ट प्राइस को टारगेट किया होता है उसके ऊपर आपको चेक मार्क मिलता है लोएस्ट प्राइस का। तो लोएस्ट प्राइस ये चीज है, इसको हम मोस्टली डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे बेसिकली होलसेल के अंदर। ठीक है जी, तो उसके अंदर ये यूज होती है। अच्छा जी, ये ये सर आपकी इन्वेंट्री भी आउट ऑफ स्टॉक है, तो आपने इसे क्लोज नहीं किया हुआ इसको? ये बेसिकली मेरी लिस्टिंग नहीं है ना, ये मेरी लिस्टिंग नहीं है, ये मेरी होलसेल वाली लिस्टिंग है। अगर मेरी अपनी लिस्टिंग होगी, मेरे ब्रांड की लिस्टिंग होगी, तो मैं तो उसको क्लोज करूंगा। अब मेरी लिस्टिंग ही नहीं है कोई, ठीक है, और मैंने उसके ऊपर मीटू किया हुआ है, तो मैं क्यों उसको क्लोज करूंगा? उसके ऊपर क्लोज करने की कोई इशू नहीं है। उसके ऊपर आप इंडिविजुअली लोगों के साथ compete कर रहे हैं, ना कि पूरी नीश के ऊपर। तो उसके अंदर आप क्लोज नहीं करते हैं, आप लोग सिर्फ पीएल के मॉड्यूल के अंदर
जिसमें आप FBA और FBM कर रहे होते हैं, उस मॉड्यूल में आप लोग अपनी लिस्टिंग को क्लोज करेंगे अगर आप आउट ऑफ स्टॉक जाने लगे तो सर अगर अब आपका आउट ऑफ स्टॉक है तो ये क्या वहां पे शो होगा वहां पे मीटू के अंदर? नहीं, ये तब नहीं शो होगा। मीटू में ये शो ही नहीं होता, फिर वो उधर से हट जाता है, उधर से हट जाता है, गायब हो जाता है। और फिर जब मैं दोबारा स्टॉक के अंदर, बेसिकली ना, इन स्टॉक और आउट स्टॉक, इन स्टॉक और आउट स्टॉक एक बहुत बड़ा आप कह लें फ्रेज है और एक मेथडोलॉजी है होलसेल के अंदर। तो इसमें ये होता है कि जब तक आप इन स्टॉक होते हो, आपके पास स्टॉक होता है, आप मार्केट में रहते हो, आप कंपटीशन में रहते हो, आपको ऑर्डर आते हैं। लेकिन जैसे ही आप आउट स्टॉक हो जाते हो, आपकी लिस्टिंग वहां से हट जाती है पर टेम्परेरीली, जब तक आपकी स्टॉक आता नहीं, और फिर आपको वो क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चीज हमारी होलसेल के अंदर है। सर ये क्लोज कहाँ से करते हैं? जी शेरून साहब, यहाँ से आपको एडिट का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे एडिट के आगे ना एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको थर्ड लास्ट ऑप्शन नजर आएगा क्लोज लिस्टिंग का। यहां से आप क्लोज करते हैं इसे एडिट में जाके जी बिल्कुल। अच्छा जी, इस यहां तक की अंडरस्टैंडिंग होगी आप सबको? आगे चलें? सर इसमें एक और जी सर। क्वेश्चन भी था सर। जी बोले। सर यहाँ से हमें ये तो पता चल जाता है कि हमारी इन्वेंट्री में ये इस वक्त कितने पड़े हुए हैं, लेकिन सर हम ये कुछ सेट कर सकते हैं कि ये हमारी इन्वेंट्री में फॉर एग्जांपल अगर 10 आइटम हो तो हमें अलर्ट जारी हो जाए, या फिर अगर 50 हो तो अलर्ट हो जाए ताकि हम न्यू मंगवा सकें? अलर्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपको लो स्टॉक का टैग जरूर शो होना स्टार्ट हो जाता है जब आपका स्टॉक लो है। और वो किस कंडीशन में होता है? वो FBA की कंडीशन में होता है। मैं आपको कल अपना एक FBA का अकाउंट दिखाऊंगा। बेसिकली एक ऐसा अकाउंट है वो जो वेल एस्टेब्लिश अकाउंट है, जिसके साथ मैं वर्किंग कर रहा हूँ माशाल्लाह से। तो मैं आपको वो अकाउंट दिखाऊंगा, उसके अंदर ये चीज होती है। वो FBA का अकाउंट है। उसमें ये होता है कि अगर आपकी जो इन्वेंट्री होती है ना, वो 50-60 यूनिट रह जाती है ना, कम स्टॉक रह जाता है, और आपकी सेल वेलोसिटी बहुत हाई होती है, तो Amazon क्या करता है, आपकी लिस्टिंग में यहाँ पे ना करके आपको लो स्टॉक का टैग शो कराने लग जाता है। फिर जब आप इन्वेंट्री में आते हैं और यहाँ पे लो स्टॉक देखते हैं, फिर आप नई इन्वेंट्री भिजवाते हैं। ये नहीं होता कि वो आपको कोई साइरन वगैरह नहीं देता, लेकिन यहाँ पे आपको लो स्टॉक लिखा हुआ नजर जरूर आ जाता है। जी शमरीन पूछे। सर मैंने पूछना था कि अगर आपकी लिस्टिंग लो स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, लेकिन आपके पास ऑर्डर आ जाता है, तो क्या वो आपके हाथ से स्लिप हो जाएगा? मतलब कि आपकी फर्ज करें 3 स्टॉक रह गया, 3 हाँ, प्रोडक्ट्स रह गए, 5 का ऑर्डर आया, तो वो स्लिप हो जाएगा ऑर्डर नहीं, या रहेगा? होता ही है कि वो 3 का ऑर्डर, 3 होते हैं ना, तो उसने ऑर्डर 5 किया है, तो वो ये होता है कि वहां पे ना क्वांटिटी के ऊपर Amazon दिखाता ही मैक्सिमम फिर 3 है। अगर सिर्फ 3 यूनिट रह जाते हैं ना, तो Amazon यहाँ पे सिर्फ 3 दिखाएगा। अगर 5 रह जाएंगे तो 5 दिखाएगा। ये सारे वाले फिर Amazon रिमूव कर देता है। फिर जब इन्वेंट्री आ जाती है, फिर वो इन सबको भी इनेबल कर देता है। लेकिन जब हमारे पास लो स्टॉक हो और सिर्फ 3 यूनिट रह जाए, तो यहाँ पे ये होगा कि एक तो यहाँ पे Amazon क्वांटिटी को 3 कर देगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। और अगर ये चीज ना भी करे, तो जब वो उसको बाय करेगा, तो Amazon उसको उसके बायर बायर अकाउंट में मैसेज शो कराएगा कि देयर आर ओनली 3 यूनिट्स लेफ्ट इन स्टॉक। मैं इसकी भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। कोई अगर ऐसा बंदा हमें मिल जाए जिसके पास जिसका लो स्टॉक हो, वो फिर हमारे लिए एक हेल्प आउट हो जाएगा। एक तो Amazon ना उसकी लिस्टिंग के ऊपर ही शो करा देता है कि देयर आर ओनली 4 यूनिट्स लेफ्ट इन स्टॉक। यहाँ पे अगर हो तो मैं आपको वो दिखा दूं। मेरी लिस्टिंग के ऊपर थे, मेरी पैक ऑफ 2 वाली लिस्टिंग के ऊपर, तो वो मेरे ख्याल से अब रिमूव हो गया क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। लेकिन यहाँ पे मे भी कोई ना कोई मिल जाएगा हमें, उसको देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे देखें, ओनली 15 लेफ्ट इन स्टॉक। तो जब आपके पास लो इन्वेंट्री होती है ना, स्टॉक लो होता है, तो Amazon आपकी जो दुकान होती है, जो लिस्टिंग होती है ना, जो बायर को नजर आ रही होती है, उसी में ये लिख देता है ओनली 15 लेफ्ट इन स्टॉक। फिर बायर बायर को अगर 15 चाहिए होते हैं तो वो 15 ले लेता है, और बाकी जो 5 है वो बायर ने 20 लेने हैं, तो 15 परचेज कर लेगा। बाकी जो 5 है वो वेट कर लेगा कि कब लिस्टिंग दोबारा से इन स्टॉक होगी, तो मैं दोबारा ले लूंगा। ठीक है, बायर को इतना पता होता है। तो अगर आपके पास लो स्टॉक है ना, तो बायर फिर Amazon यहाँ पे शो करा देता है कि इसके पास इतने यूनिट रह गए हैं, इसके पास ओनली 3 लेफ्ट इन स्टॉक, ओनली 20 लेफ्ट इन स्टॉक। तो ये चीज होती है फिर। ठीक है। सर कुछ लोग तो स्ट्रेटेजी के तौर पे भी इसको यूज करते हैं ना,
जैसे कल ऑब्जर्व किया गया था कि लाइक उन्होंने इस चीज को एज अ स्ट्रेटेजी यूज किया था कि सिर्फ इतने रह गए हैं, सो ऑर्डर क्विकली नाउ एंड ऑल दैट। तो ऐसे भी इसको हम यूज कर सकते हैं अपने स्टॉक की लो अमेजोन अमाउंट पे अगर को। कोई बंदा इस तरह करता है ना कि वो अपनी लिस्टिंग के ऊपर बहुत लो स्टॉक रखता है, वो स्टॉक को रिफिल नहीं करता है, वो हमेशा उसकी लिस्टिंग के ऊपर ये चीज लिखी हुई नजर आती है, तो एट द एंड उसका रैंक गिर जाता है। तो इस चीज को कोई भी बियर नहीं कर सकता कि उसका रैंक गिरे। ठीक है, ऑब्वियसली अमेजोन की कुछ पॉलिसीज है, अमेजोन की कुछ रिक्वायरमेंट है कि मैंने उस लिस्टिंग को रैंक करना है जो हमेशा इन स्टॉक रहे, हमेशा इन स्टॉक रहे, उसका स्टॉक अवेलेबल रहे, अच्छा स्टॉक हो। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर कोई बायर आ गए 2 से 3 जिनको 20 यूनिट्स चाहिए हो और रह ही सिर्फ 15 गए हो, तो उससे तो इसकी लिस्टिंग के ऊपर बैड इंपैक्ट पड़ेगा कि लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, कुछ भी परचेज नहीं कर रहे, तो इसका रैंक गिर जाएगा। और इस सेलर को भी इस चीज का पता है, तो अमेजोन के ऊपर कोई इस तरह की चीज नहीं करता है। अमेजोन पे बायर को अट्रैक्ट करने के लिए ना ये प्राइस को कम कर देते हैं कि ये देखिए मैंने प्राइस कम कर दी है और ये एक टाइम फ्रेज के लिए मैंने कम की है। यहाँ पे फिर आपको टाइम नजर आ रहा होता है ड्यूरिंग क्रिसमस, आपको यहाँ पे ना टाइम शो होना स्टार्ट हो जाता है। जिस बंदे ने प्राइस कम की होती है कि 12 आवर्स के लिए ये प्राइस कम हुई है, तो बायर उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन स्टॉक से कोई भी नहीं करता है। स्टॉक के ऊपर अगर हम खेलेंगे तो बेसिकली हम अपना ही नुकसान करेंगे। ठीक हो गया जी? अब्दुल हनान आप पूछे। जी सर, मैंने आज एक प्रोडक्ट देखी थी और उसके अंदर सर 14 यूनिट्स लेफ्ट थे फॉर एग्जाम्पल, और वो उसकी जो है ना ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आ रहे थे। मतलब ये हम ये कहाँ से सेटिंग कर सकते हैं कि हमारे पास जितनी आइटम्स लेफ्ट होंगी वही बस ड्रॉप डाउन लिस्ट में सारी की सारी आ जाए? ये खुद ब खुद ही होता मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11 12 13 14 अगर मैक्सिमम आप लोग 14 तक था। मैक्सिमम लिमिट करते हैं अपनी लिस्टिंग के अंदर, मैंने आप लोगों को एक चीज दिखाई थी कि मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी का, तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप वो सिलेक्ट नहीं ना करते तो वो बाय डिफॉल्ट अमेजोन उसको हैंडल करता है। ठीक है, तो अगर आपके पास 100 150 200 यूनिट है तब तो कोई इशू नहीं है। वहां पे आपको जितने भी यूनिट बाय डिफॉल्ट अमेजोन की तरफ से सिलेक्ट हुए हैं वो आपको नजर आएंगे। लेकिन आपके पास सिर्फ 5 यूनिट रह गए लेट्स सपोज स्टॉक में, तो तब अमेजोन क्या करेगा, तब अमेजोन उसको मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी को 5 शो करवा देगा। अमेजोन तब आपकी मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी को क्या शो करवा देगा, 5 शो करवा देगा। फिर आपके बायर को भी सिर्फ 5 नजर आएंगे। अब आपने कहा कि आपको एक लिस्टिंग के ऊपर नजर आ रहा था कि मेरे उधर सिर्फ 14 यूनिट्स थे और मुझे ड्रॉप डाउन के ऊपर भी सिर्फ 14 यूनिट्स ही नजर आ रहे थे, क्योंकि उसने कोई एज अ डिफॉल्ट उसने बैकएंड पे कोई लिमिट सेलेक्ट नहीं की, ये बाय डिफॉल्ट ही थी, तो उसको नजर आ रही थी। ठीक है, उसने पीछे सिलेक्ट किया होगा 20 या 25 कुछ सिलेक्ट किया होगा और 14 रह गए पीछे, पीछे 14 रह गए, तो अमेजोन ने 25 को खत्म करके वहां पे 14 शो करा दिए। ठीक है, तो ये चीज होती है। सही सर, ठीक है सर। क्लियर हो गया सबको ये चीज? अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, क्या क्या चीजें होगी हमारी? सुप्रेस्ड होगी, इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक, इनएक्टिव क्लोज, अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू एफबीएम, अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू एफबीए यूनिट्स की। एफबीए में खुद ब खुद हो जाती है, जितने यूनिट हम बेचते हैं अमेजोन अपडेट करता है, और एफबीएम में हमें अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, प्राइस जो एक्चुअल प्राइस होती है, बिजनेस प्राइस डिस्काउंट के लिए बहुत रेयरली दोबारा बता रहा हूँ, बहुत रेयरली यूज करना है, ज्यादा नहीं यूज करना, 1% यूज करना है मैक्सिमम। ठीक है, लोएस्ट प्राइस, अगर हम लोग होलसेल कर रहे हैं तो लोएस्ट प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर ये प्रोडक्ट मेरी होलसेल के अंदर है अभी, ठीक है, लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक है, जब ये स्टॉक में आ जाएगी तो मैं ये लोएस्ट प्राइस मैच करूंगा ताकि मुझे ऑर्डर मिले, क्योंकि होलसेल के अंदर ना कुछ सेंट से भी मेरा एक मेरा एक कॉम्पिटिटर है, उसने $10 की प्राइस रखी हुई है और मैंने $10.05 की प्राइस रखी हुई है। मेरा वो कॉम्पिटिटर लेट्स सपोज उसको 10 यूनिट की सेल आ रही है और मुझे क्या पता सिर्फ 2 या 3 की आ रही हो, किस वजह से? सिर्फ 5 सेंट प्राइस ऊपर रखने की वजह से। तो जिस बंदे की प्राइस इवन इन सेंट्स लोएस्ट मैच पे होगी उसी को ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे। जिस जहन में रखें, जब हम लोग होलसेल को स्टडी कर रहे होंगे तब हम इस चीज को बहुत ज्यादा डीपली इसको देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। सर ये लोएस्ट प्राइस सिर्फ और सिर्फ
FPM वालों को नजर आता है या FPA वालों को भी नजर आता सबको है? नजर आता है, FBM FBA ये सबको नजर आता है, क्योंकि ये नीश से रिलेटेड भी होता है ना। अगर आपने मीटू नहीं किया हुआ, आपकी अपनी भी लिस्टिंग है ना, अगर आपकी अपनी भी लिस्टिंग है तो तब भी आपको यहाँ पे लोएस्ट प्राइस का टैग नजर आ रहा होगा। और अगर आपने अपनी होल नीश के मुताबिक रीजनेबल और उन लोगों में बैठे हुए हैं जिन्होंने लोएस्ट प्राइस को टैग किया हुआ है, मतलब आप खुद देखें कि अगर आपकी एक नीश है, लेट्स सपोज ये मेरी एक नीश है, इसके अंदर ज्यादातर लोगों ने प्राइस टारगेट की हुई है मैक्सिमम $13, और मिनिमम जो लोग हैं उन्होंने टारगेट की हुई है लेट्स सपोज $11, और मैं अपनी एक लिस्टिंग क्रिएट करता हूँ जिसकी प्राइस मैं 11 रख दूं या 10.95 रख दूं या 9.99 रख दूं, तो उससे क्या होगा, मेरी जो लिस्टिंग होगी उसको भी लोएस्ट प्राइस का टैग मिल जाएगा। लेकिन वो कोई ज्यादा पीएल के अंदर इफेक्ट नहीं करता, ये चीज ज्यादा अफेक्ट करती है होलसेल के अंदर। ठीक है, जब हम लोग मीटू कर रहे होते हैं या जब हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, हम लोग ड्रॉप शिपिंग को भी डिस्कस करेंगे, याद आ गया, हम लोगों ने ड्रॉप शिपिंग को भी डिस्कस करना है, तो ये ड्रॉप शिपिंग और होलसेल के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है जी, तो सर जी बोले। सर ये जो लिस्टिंग है ये अमेजोन को भी नजर आ रही है, जैसे हमारी ये लिस्टिंग ओपन हुई है सारी? बिल्कुल, आप ये अकाउंट एक आपका है, एक आपके वीए का है और एक अमेजोन का। अमेजोन में होता है, अमेजोन का लोग इसमें दिखता होता है। सर मीटू का आप बता दें क्या होता है। अच्छा जी, मीटू बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मीटू हम लोग क्रिएट करते हैं जब हमने किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग के ऊपर अटैच होना होता है। ये बेसिकली मैं इसका तो हम डिटेल में डिस्कशन जब हम लोग होलसेल कर रहे होंगे तब करेंगे। अब ये एक लिस्टिंग है, ये एक लिस्टिंग है, मैं चाहता हूं कि ना मैं अपनी लिस्टिंग क्रिएट करूं, ऑलरेडी ये लिस्टिंग रैंक है, टॉप पेज पे है, मैं इसी के साथ अटैच हो जाऊं, मैं इसी के साथ अटैच हो जाऊं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसके लिए मैं सबसे पहले तो इस ब्रांड से, ये एक इंडियन ब्रांड है, सबसे पहले तो मैं इससे अप्रूवल लूंगा। और अगर ये कह देता है कि ठीक है आप मेरी लिस्टिंग के ऊपर अटैच हो जाएं, ऑर्डर हाफ ऑफ कर लेंगे हम, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बंदा होलसेल कर रहा है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि इसने ऑलरेडी किसी को अप्रूवल दिया हुआ है, तो मैं भी इसे अप्रूवल ले लेता हूँ। तो फिर मैं इस क्या करूंगा, इस लिस्टिंग के ऊपर सेल ऑन अमेजोन करूंगा। ये यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, हैव वन टू सेल, हैव वन टू सेल, क्योंकि अमेजोन की पॉलिसी है कि आप लोग एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हो अगर आपको ब्रांड अलाउ करता है। तो अगर इस ब्रांड ने मुझे अलाउ कर दिया, मैं हैव वन टू सेल करूंगा, तो मैं भी इस लिस्टिंग का एक दावेदार बन जाऊंगा, एक सेलर बन जाऊंगा। तो इस तरह मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर मीटू करूंगा, इस तरह मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर मीटू करता हूँ। मीटू करने का मतलब अटैच हो जाता हूँ, वो वाला मीटू नहीं जो एक लोग एक दूसरे के ऊपर करते नहीं, अटैच हो जाऊंगा मैं भी इस लिस्टिंग के साथ। ठीक है, अटैच हो जाऊंगा। यहाँ पे जाके फिर मैंने क्योंकि सेलर सेंट्रल खोला हुआ था, तो ये मैं दोबारा सेलर सेंट्रल में आ गया, यहाँ पे जाके मैं इसके ऊपर SKU दूंगा, इसकी प्राइस दूंगा और इसका चैनल बताऊंगा और इसको सेव कर दूंगा। तो इस तरह मैं करूंगा मीटू, लेकिन इसकी अभी इसको इसके ऊपर जाने की अभी आपको जरूरत नहीं है, इसको भूलें अभी इसको जहन में इतना ना रखें। ये हम लोग जब करेंगे तब हम करेंगे होलसेल के अंदर। सर इसके लिए प्राइस एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, और सर फिर दोनों में ऑर्डर कैसे डिवाइड होते हैं, इसके ये मैं बताया ना शिरीन साहब, ये ना आप इसको अभी ना इतना इतना जेहन में ना सवाल करें, ये बहुत एक ना डीप टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। इसको जब हम लोग होलसेल को डिस्कस कर रहे होंगे ना कि कैसे ऑर्डर डिवाइड होते हैं, BSR का क्या चक्कर होता है, प्राइस का और रिव्यूज का क्या चक्कर होता है, तब हमें ये ठीक अंडरस्टैंडिंग होगी। सर परमिशन कैसे लेनी है जी, ये अब आ गए हम लोग परमिशन की तरफ। अच्छा, अब हम परमिशन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, तो इन्वेंट्री के अंदर अभी तक हमने मैनेज इन्वेंट्री को देखा है, मैनेज इन्वेंट्री को हमने डिस्कस किया है, ऑलमोस्ट हमारी 100% मैनेज इन्वेंट्री कंप्लीट हो गई है कि इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना होता है। ठीक है, इनएक्टिव को एक्टिव कैसे करना है, लिस्टिंग के कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं, ये चीज किस तरह देखी जाती है, लोएस्ट प्राइस मैच है या नहीं है, लिस्टिंग को एडिट कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है। ठीक है, ये चीज डिलीट भी की जा सकती है लिस्टिंग आपकी, आप अपनी लिस्टिंग को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वैसे टैब यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, तो अगर आप इंडिविजुअल लिस्टिंग को एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैच लो प्राइस वो यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। कन्वर्ट टू फुलफिल्ड बाय अमेजोन, ये चीज मेरे ख्याल से हमें थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, अगर आप लोगों को ये जहन में आए, ये चीज थोड़ी जानी पहचानी लग रही है।
किस तरह जानी पहचानी लग रही है? मैंने आपको ट्रायंगुलर रिव्यूज, अगर आप लोगों को याद आए, बैक एंड पे जाए, मैंने तो आप लोगों को पहले से ही बताया था मेरे भाइयों कि यहाँ पे ना आप लोगों ने ये कड़ियों से कड़ियां मिलाने वाला काम करना है। जो चीज पहले बताई हुई थी उसको उठा के इसके साथ मैच करना है। अब कोई चीज बता रहा हूं तो उसको मैच करना है कि पहले इस चीज का क्या बताया था, अच्छा वो चीज इसलिए हमने की थी, इसका ये मकसद था। ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा ना डिपेंड करती है, और जो बंदा इन चीजों को समझ गया ना वो भी पार है। अच्छा जी, कन्वर्ट करना FB, अब ये एक FBM की लिस्टिंग है। सर ये ऑलरेडी एफपीए नहीं है? नहीं, FBM है बेसिकली, ये देखे ना, ये देखें FBM है, ये FBM है ये। अब जो FBA वाली है उनके ऊपर जाएं हम लोग, ये देखें FBA वाले में हमें क्या नजर आएगा, ये है FBA वाली। इनको एडिट करें, कन्वर्ट टू फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है, वो FBM वाली थी, ये FBA वाली है। तो अगर मैं, अब मेरी एक, मैंने ट्रायंगुलर रिव्यूज करनी है, तो सबसे पहले मैं लिस्टिंग को क्रिएट करूंगा FBM के अंडर। जो मेरी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट वाली लिस्टिंग होगी, पहले मैं उसको क्रिएट करूंगा, उसके ऊपर मैं ट्रायंगुलर रिव्यूज दूंगा, ट्रायंगुलर गिवअवेज दूंगा, रिव्यूज लेके आऊंगा। जब मेरी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी तब मैं इसको यहां से क्या करूंगा, इसको यहां से मैं कन्वर्ट टू FBA कर दूंगा, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर दूंगा। तो ये लिस्टिंग मेरी कन्वर्ट हो जाएगी FBA के अंदर। मैं इसके स्टॉक भिजवा दूंगा अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दूंगा, ये एक्टिव हो जाएगी। लो जी, मेरी प्रोडक्ट रैंक भी हो गई, FBA भी हो गया, मेरे प्राइम सेलर भी मुझे मिल गए, और मैं खुश हो गया, मेरा सेलर भी खुश हो गया, नहीं उसको 100 150 वाले यूनिट देने पड़े किसी को। ठीक है, तो यहां से आप लोग अपनी लिस्टिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं FBA के अंदर, जो आप लोगों का क्वेश्चन था रिसेंटली। अच्छा जी, एक तो ये चीज होगी, बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है यार। उसके बाद हम लोग, क्योंकि यूजर परमिशन आज हमने करना ही करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यूजर परमिशन। जितनी जल्दी पता लग गया ना, उतनी जल्दी आप लोग क्लाइंट्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यूजर परमिशन आज हमने जरूर करना है।